हेलो सहारनपुर जी है सब में आप सभी का फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हमारा तीसरा चैप्टर है, नहीं चैप्टर हमारा दूसरा ही है, इसका ही हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, पार्ट 2। ठीक है, यानी कि अरब आक्रमण। इससे पिछली वीडियो में हमने अरब आक्रमण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अरब का सिंध पे आक्रमण कैसे कैसे स्टार्ट होता है, और थोड़ा सा हमने सिंध के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था। वो वीडियो भले ही छोटी रही थी, पर छोटी रहने का एक रीजन ये भी था, उसमें थोड़ा सा मैपिंग का ज़्यादा था, इधर फिर लिखने की जगह कम पड़ती थी। आज मैपिंग का कम है, आज फैक्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम बिना टाइम इधर उधर वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि जो आक्रमण हुए थे बहुत सारे, उनमें सबसे पहला ही सक्सेसफुल आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का सफल आक्रमण होता है। इसको हम ज़्यादातर MB के लिख के पढ़ेंगे। मैं अपनी तरफ से मतलब शॉर्ट बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लिखना जरूरी है ही, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नाम लिखना थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होता है। तो MBK का समझ लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि इसका नाम बहुत बार आएगा आज की वीडियो में। हम बोलेंगे मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसका स्टार्ट होता है प्रोग्राम। भारत पे कहाँ कहाँ इसने कौन कौन से अटैक किए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। इससे पिछली वीडियो में जिसने नहीं देखी वो देख ले एक बार, कि मैंने बताया था कि वो उद्देश्य के बारे में हमारी बात हुई थी कि किस आधार पर उन्होंने बहाना देखा था कि क्या उनके उद्देश्य क्या थे और बहाना क्या लिया था। उन्होंने देवल बंदरगाह पे लूट को उन्होंने बहाना लिया था, और उद्देश्य धन प्राप्त करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो इस क्रम में जब मैंने बताया था कि देवल बंदरगाह पे लूट हुई थी, अब 3 कारण थे, उनमें से कौन सा सच है ये नहीं पता है। आप किसी को भी सच मान लो। तो इस टाइम क्या था, वो इराक पे जा रही थी सारी चीजें, ये याद रखना। इराक का गवर्नर कौन था? पहले इराक का खलीफा देखते हैं। उस टाइम इराक का खलीफा अल वाजिद था। कौन था? अल वाजिद। ठीक है, इराक का खलीफा का नाम था अल वाजिद। इसको याद रखना, आ सकता है कभी भी एग्जाम में कि सिंध आक्रमण के समय इराक का खलीफा कौन था? वो था अल वाजिद। ठीक है, अब अल वाजिद ने देखा कि भाई इस तरह हो रखा है, मुझे भागना चाहिए। अल वाजिद ने इराक के गवर्नर का काम होता है, वो सेनापति होता है, सब कुछ करता धरता उस एरिया का वही होता है, उसी के अंडर में सेना होती है। इराक का गवर्नर कौन था? हज्जाज। ये 2 नाम याद रखो अभी के लिए, हज्जाज। इराक के खलीफा ने इस टाइम, पहले याद रखो इराक का खलीफा कौन था? अल वाजिद, और इराक का गवर्नर था हज्जाज। ठीक है, तो जब वो लूट होती है देवल बंदरगाह पे, तो इराक का जो खलीफा है अल वाजिद, इस सिंध के राजा कौन था? मैंने बताया था दाहिर के समय में हुआ था आक्रमण। तो दाहिर को ये कहता है कि भाई हमारा नुकसान हुआ है देवल बंदरगाह पे, ये एरिया किसके अंडर में आता है? सिंध के, और सिंध के राजा हो आप। हमारा जो नुकसान हुआ है, हमें उस नुकसान का हर्जाना दो। मतलब अगर हमारा इतने 1000 का, 1 लाख का जो भी नुकसान रहा है, हमारे पैसे दे दो हमें उतने, क्योंकि आपके एरिया में हुआ, आपके एरिया के लुटेरे हैं वो, हमें इससे मतलब नहीं, आपको लुटेरों पे कंट्रोल करना चाहिए, तो हमें हर्जाना आप दो। तो दाहिर जो है इस हर्जाने को देने से कर देता है मना, कि भाई मैं नहीं दूंगा, मैंने थोड़े ना लुटाया, मेरे सैनिकों ने थोड़े लुटाया, लुटेरे हैं, अब क्या करें, हम लूट लिया उन्होंने। तो दाहिर मना कर देता है। इराक के गवर्नर को पता था कि ऐसे कोई भी राजा लूटपाट का, अगर राजा ने लूटा होता है, राजा की सेना ने लूटा होता तो बात भी थी। ठीक है, ऐसे किसी लुटेरों ने लूट लिया, कोई भी राजा नहीं देगा। इन्हें पता था ही मना कर देगा, तो हमें बहाना मिल जाएगा सिंध पर आक्रमण करने का। मैंने बताया था कि बहाना चाहिए था इन्हें, तो मना कर देता है। तो इराक का खलीफा इराक के गवर्नर को बोलता है, भाई खलीफा खुद थोड़ी जाएगा। मैंने बताया था खलीफा तो सबसे प्रमुख धर्मगुरु है। ठीक है, वो बताता है क्या करना है। गवर्नर इराक का, जिसके अंडर में सारी सेना है, नज़दीक तो इराक है ना, ठीक है, इराक से ही तो जाएंगे या अरब से जाएंगे, ठीक है।
इराक के गवर्नर जिसका नाम है अल-जहाज, अल-वाजिद कहता है अल-जहाज को कि भाई इस पर अटैक करो, सिंध पे हमें बहाना मिल गया है, इस बहाने से अटैक कर दो। तो 712 में हुआ था, उससे एक साल पहले 711 ईस्वी में हज्जाज 2 लोगों को भेजता है, एक साथ 2 नहीं, मतलब एक के बाद एक को आक्रमण करने के लिए भेजता है, ठीक है। पहला था उबैदुल्ला, उबैदुल्ला को भेजता है कि भाई जाओ तुम सिंध पे आक्रमण करो। ये उबैदुल्ला हार जाता है दाहिर से, ठीक है। जब उबैदुल्ला हार जाता है तो उसके बाद ये इसके बाद भेजते हैं किसको, बुदैल को, कि भाई उबैदुल्ला तो हार गया, बुदैल तुम जाओ। बुदैल जाता है, अटैक करता है, बुदैल भी हार जाता है। इतना भी जी नहीं था जीतना, ठीक है। जब इतना कुछ होता है, इराक का गवर्नर सोचता भाई अब क्या किया जाए, तो दोनों भेजे, मैंने दोनों हार गए, ऊपर से खलीफा ने मेरे पे प्रेशर डाल रखा है। तो फिर ये इराक का गवर्नर अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम, वही MB के लिखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम, मैं बोलता भी रहूँगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है कि भाई अब तुम जाओ सिंध पे अटैक करने के लिए, सिंध पर भेजता है अटैक करने के लिए। कब भेजता है, 712 में, क्योंकि 711 एक साल लग गया इनको, जितना भी जो टाइम था। अभी ये गए, हार गए, फिर दूसरे को भेजा, हार गया, तीसरे को। ये एक चीज़ याद रखना, इस टाइम मोहम्मद बिन कासिम की एज 17 वर्ष थी, मात्र 17 वर्ष में ये गया था। इसी के टाइम पे होता है अटैक सक्सेसफुली। अब हमें देखना है कि ये अटैक कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, वैसे तो बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई थी, मेन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो 7 थे, ठीक है। पहले मैं एक ऐसे ही बता देता हूँ, फिर एक की डिटेलिंग करेंगे। सबसे पहला, जब ये मोहम्मद बिन कासिम इराक से आता है, पहला अटैक करता है ये देवल बंदरगाह पर। पहला मैं नंबर डालता चलूँगा, सारे मैंने लिखे हुए हैं। देवल बंदरगाह पिछली क्लास में बताया था, आज भी बता देता हूँ। करंट का जो कराची शहर है, पाकिस्तान का कराची शहर है, उसका ही नाम था देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह जो है पोर्ट, मतलब बंदरगाह, व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत अच्छा बंदरगाह है वहाँ, तो व्यापारिक गतिविधियाँ वहीं से होती थी, ठीक है। तो आज भी कराची शहर है। कराची शहर जिस तरह इंडिया की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिकल कैपिटल मुंबई है, मुंबई में पोर्ट है, तो कराची पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कैपिटल है, ठीक है। तो शायद सबसे बड़ा शहर भी यही है, ठीक है। तो उस टाइम भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी। भाई सरकारें ही तो बदलती हैं, राजा महाराजाओं के राज ही तो बदलते हैं, जो प्राकृतिक चीज़ है वो तो वहीं रहेगी ना। यहाँ पे अरब सागर है तो अरब सागर ही रहेगा ना। ये जो बंदरगाह एक प्राकृतिक स्ट्रक्चर होती है वो तो ऐसी रहेगी ना। तो आज भी इम्पोर्टेंट से इसका इतना है। पहला इसका आक्रमण होता है देवल बंदरगाह पे, क्योंकि इधर से स्टार्ट करते हैं हमला करना। देवल के बाद इनका दूसरा आक्रमण होता है ये रहा यहाँ पे, नीरून पे। नीरून जगह थी उस टाइम जिसे आज के टाइम में हैदराबाद कहा जाता है। पाकिस्तान का हैदराबाद, इसको भारत का हैदराबाद मत समझना। भारत का हैदराबाद अलग है, आंध्र प्रदेश अब तो उसमें आता है वो तेलंगाना में, ठीक है। एक पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, वर्तमान में उसको हैदराबाद बोलते हैं, उस टाइम इसका नाम नीरून था। ये देखो ये सिंधु नदी है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आ जाता तो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बराबर में है हैदराबाद। देवल बंदरगाह पे कब्जा किया, उसके बाद सिंधु नदी के साथ होते हुए ये हैदराबाद पे जाता है। इसका दूसरा आक्रमण जिसे नीरून कहते हैं, नीरून का याद रखना है तुम्हें। तीसरा अटैक होता है इसका सहबान पे, ये होता है तीसरा अटैक सहबान पे। सहबान भी एक जगह का नाम था, पूरी डिटेलिंग करेंगे, अभी तो एक ऐसे ही बता रहा हूँ लिस्ट के हिसाब से, ठीक है। मुझे भी इजी रहेगा आपको बताने में कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, ठीक है, आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है। सहबान के बाद इनका अटैक होता है रावर पे, चौथा है रावर, ठीक है, क्लियर इतना। रावर के अटैक के बाद पांचवा अटैक होता है इनका ब्राह्मणाबाद, लिखा यहाँ पे है, जगह यहाँ पे है, ठीक है, ब्राह्मणाबाद। छठा अटैक होता है इनका यहाँ पे अरोर में। अरोर क्या थी, मैंने पहले बताया था, सिंध की राजधानी थी अरोर। सातवां इंपॉर्टेंट अटैक है जो मुल्तान पे, लास्ट, शायद लास्ट, वैसे लास्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट है हमारा, वो होगा मुल्तान पे। इन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे कैसे कैसे कहाँ पे क्या होता है, ठीक है, क्लियर। तो हम इस एरिया को थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, इधर हम एक एक करके अब इसके अटैक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया क्लियर है। 712 से स्टार्ट हो जाएगा मामला, ये पूरा चलेगा। अब मोहम्मद बिन कासिम के अटैक पढ़ेंगे हम।
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद बिन कासिम के सिंध अभियान। सिंध अभियान। अब देखो फर्स्ट पे क्या है हमारा, देवल। इधर लिख देता हूं मैं फर्स्ट, ये है देवल अभियान। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, सेना लेके इस एरिया में आता है, ठीक है। इस एरिया में मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है, ठीक है। इस एरिया में आ जाता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब आके देवल बंदरगाह को ये चारों तरफ से घेर लेता है ऐसे, ठीक है। मतलब ये शहरों से चारों तरफ से घेर लेता है, किससे, अपनी सेना से, ठीक है। देवल अभियान में देवल बंदरगाह को, मैं बंदरगाह लिख रहा हूँ यहाँ पे, चारों तरफ से घेर लेता है। पहले इसकी कहानी सुन लो मोटा मोटा, फिर जो जरूरी चीज़ है वो ऐसे लिख देंगे, क्योंकि कहानी से तुम्हारी याद भी रहेगा। जैसे देवल बंदरगाह को चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसकी सेना खड़ी हो जाती है कि भाई देवल बंदरगाह है, अब यहाँ पे हम अटैक करेंगे, ठीक है। देवल बंदरगाह को घेर लेता है इस टाइम। भाई देखो, दाहिर का पूरा राज है, दाहिर हर जगह थोड़ी ना रहेगा। इस शहर का या इस एरिया का जो राजपाट या जो जितनी भी सारी इस कामकाज थे, इसने अपने भतीजे को सौंप रखे थे। उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस ये याद रखो कि दाहिर का भतीजे का शासन था, ठीक है। दाहिर का भतीजा यहाँ पे रेडी था लड़ाई करने के लिए। उसी टाइम क्या होता है भाई, ब्राह्मण वंश था, इसमें ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे। कुछ ब्राह्मण ना धोखा दे देते हैं। धोखे का मतलब क्या है, मोहम्मद बिन कासिम उनसे बात करता है, उन्हें पैसों का लालच देता है कि अगर मैं देवल बंदरगाह में बहुत पैसा है, मतलब देवल शहर में अगर मैं जीत जाता हूँ तो आधा धन या जो भी इनकी डील रही कि मैं आपको दे दूंगा। तो ये ब्राह्मण जो हैं वो धोखा कर देते हैं, वो जाके मोहम्मद बिन कासिम का साथ दे देते हैं और अपने भेद दे देते हैं कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है। तो धोखा देने की वजह से दाहिर का भतीजा, भाई सीधी सी बात है, युद्ध हार जाएगा, घर का वेदी लंका ढाई, आपको पता ही है। तो इस वजह से दाहिर का भतीजा हार जाता है और मोहम्मद बिन कासिम की जल्दी से यहाँ पे विजय हो जाती है। किस पे, देवल बंदरगाह पे विजय। पहली बात तो ये देख लो कि यहाँ पे शासन किसका था। यहाँ पे दाहिर के भतीजे का शासन था, ठीक है। दाहिर के भतीजे का शासन था। दाहिर का भतीजा मतलब शासन करता था यहाँ पे, ठीक है। दाहिर के भतीजे का शासन था। इसमें क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ ब्राह्मणों का, ब्राह्मण धोखा दे देते हैं, इस वजह से हार जाता है। कारण ये रहा, ब्राह्मणों के धोखे से हार किसकी, भतीजे की। मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है। इतना क्लियर है। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, देवल बंदरगाह जीत गए। उसके बाद ये बराबर में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नीरून पे, जैसे आज के डेट में हैदराबाद कहते हैं, नीरून। यहाँ पे लिख देते हैं नीरून अभियान। नीरून में जो है बहुत अधिक मात्रा में, मतलब बौद्ध थे ना, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्धिस्टों का निवास था। तो जैसे मोहम्मद बिन कासिम इस एरिया में आता है तो यहाँ के बौद्ध जो हैं बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते हैं, मतलब सरेंडर कर देते हैं कि भाई हम तो शांति वाले लोग हैं, हमें नहीं युद्ध वगैरह करना है। बिना ही इसका विरोध किए हार मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे लड़ाई ही नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे तो ईजिली इसका अधिकार हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। यहाँ पे सिर्फ इतना सा लिख लो, बौद्धों द्वारा बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर ली इसकी, स्वीकार, ठीक है। तो यहाँ पे भी मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो जाती है। क्लियर, दो हमारे कंप्लीट हो गए। अब तीसरा आता है हमारा सेहबान। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तीसरा लिख देते हैं सेहबान भी। सेहबान
आज भी पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है, ठीक है, सिंधु नदी के पास में है। अब ये याद रखना, जो सहबान है ना सिंधु नदी के इस साइड है, ये दिख रहा है ना, बीच में सिंधु नदी है। और ये याद रखना है जो रावर है सिंधु नदी के इस साइड, बीच में सिंधु नदी है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा जब रावर का युद्ध होगा। सहबान में क्योंकि यहाँ पे तो बौद्धिस्ट का था, देवल बंदरगाह पे इसके भतीजे का था शासन दाहिर के, तो सहबान में दाहिर के चचेरा भाई था एक भाई, यहाँ पे तो भतीजा दाहिर के चचेरे भाई का शासन था, उसका नाम था माजरा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दाहिर का चचेरा भाई जानते हो, चाचा का लड़का, ठीक है, चचेरा भाई जिसका नाम क्या था, माजरा का शासन था। क्लियर? मोहम्मद बिन कासिम सहबान में आता है, यहाँ पे इनके बीच में लड़ाई होती है अच्छी खासी, यहाँ पे लड़ाई होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका वो धोखा कर देता है, कुछ आमने सामने की लड़ाई होती है, जिसमें इधर तो है भाई मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, ये आमना सामना हो रहा है इनका, इधर है माजरा। तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम की हो जाती जीत, माजरा की हार हो जाती है। तो सहबान पे भी किसका अधिकार हो गया, मोहम्मद बिन कासिम का। क्लियर? इसके बाद चौथा है रावर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ही इसमें रावर है। वैसे तो जरूरी ये भी है, क्रम हमें पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा हुआ है, पर सबसे महत्वपूर्ण ही रावर का है। अब बात आती है रावर की। मैंने बताया सिंधु नदी के इधर है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सहबान जीतने के बाद उसको पता चलता है दाहिर को कि वो सिंधु नदी के उस साइड है, सहबान उसने जीत लिया है, तो वो निश्चिंत रहता है क्योंकि सिंधु नदी बहुत बड़ी नदी है, क्षेत्रफल में भी और चौड़ाई अच्छी खासी है कि वो इजिली सिंधु नदी को पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दाहिर आराम से बैठा हुआ था कि अब अभी तो उसको टाइम लगेगा मेरे पास आने में, तब तक मैं तैयारी कर लूँगा। पर मोहम्मद बिन कासिम बहुत साहसी था, वो अचानक से सिंधु नदी पार करके दाहिर पे कर देता है आक्रमण, हमला। अभी रावर में नहीं है वो, रावर के आसपास किसी जगह पे था दाहिर, ठीक है। तो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था ये मामला कि भाई वो नदी पार करके, उसको तो लग ही नहीं रहा था कि अभी आ जाएगा, वो देख के तैयार ही नहीं था वो लड़ाई के लिए। भाई दाहिर एकदम से शॉक्ड रह जाता है कि भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो दाहिर एकदम से भाग के रावर बीनी का शहर था, रावर के किले में शरण देता है, अपने उसमें किले में, ठीक है। फिर अपनी सेना वेना इकट्ठी करता है, फिर एक लड़ाई होती है जिसे रावर का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ रावर, ठीक है। रावर युद्ध, इसमें डेट याद रखना, ये होती है 20 जून 712। सारे अभियान इसके 712 में, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 20 जून 712 को रावर में युद्ध होता है। किस किस के बीच हो रहा है युद्ध? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतनी इसकी बात हो रही है, क्यों उसकी डेट याद रख रहे हैं? सिंध का राजा है दाहिर, अब तक दाहिर के आमना सामना नहीं हुआ था, डायरेक्ट लड़ाई। देवल में भतीजे से हुई थी, नीरून में तो हुआ ही नहीं, सहबान में इसका चचेरा भाई था, डायरेक्ट राजा के साथ लड़ाई है, इसलिए जरूरी है। अच्छा खासा लड़ाई होती है, बढ़िया युद्ध होता है, दाहिर की इसमें हार हो जाती है और मोहम्मद बिन कासिम की जीत, क्योंकि हमारा चैप्टर ये है कि सिंध की विजय, इसकी विजय हुई है। तो दाहिर की यहीं पे मौके पे हो जाती है मृत्यु, ठीक है, मामला ही खत्म, भाई राजा ही मर गया, ठीक है। तो पर एक चीज़ यहाँ पे होती है कि दाहिर की मौत के बाद एक चीज़ और इसमें याद रखने की ज़रूरत है, दाहिर की एक रानी थी, रानी तो कई सारी थी, एक इस युद्ध से जो जरूरी है, रानी बाई उसका नाम था, ठीक है। वो हो जाती विधवा। तो वो विधवा होने के बाद, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ विधवा, जब उसे पता चलता है दाहिर की मृत्यु हो चुकी है, वो उसके बाद भी युद्ध रखती है जारी, खुद वो युद्ध जारी रखती है। किसके अगेंस्ट? वर्सेस लिख रहा हूँ यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम के अगेंस्ट युद्ध को जारी रखती है, कुछ दिनों तक कंट्रोल में रखती है चीज़ों को, रावर के किले पे उसका कंट्रोल नहीं देती, इसलिए लड़ाई बहुत ज़रूरी है, इतनी ईजी लड़ाई नहीं थी ये, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद जब उसको लगता है कि भाई अब इससे ज़्यादा मैं उसको रोक नहीं पाऊंगी, किसे? मोहम्मद बिन कासिम को, तो दाहिर की रानी यहाँ पे जोहर करती है,
आप आगे पढ़ोगे पता भी होगा, जौहर पद्मिनी का जौहर पद्मावती का जौहर था ना, तो यहाँ पे जौहर कर लेती है। अब तक के इतिहास में आगे भी बहुत सारी जौहर की घटनाएं मिलेंगी पूरा मध्यकाल में, तो यहाँ पे जौहर की पहली घटना जो है इतिहास की, भाई आगे तो बहुत सारे हुए, पहली घटना यहीं पे मिलती है हमें। जौहर की पहली घटना यहीं पे मिली है हमें इतिहास में। हो सकता है कि इससे पहले भी हुए हों, पर हमें नहीं पता है। मतलब जितने हमारे पास सोर्स हैं, हमारे पास का मतलब मेरा नहीं, मेरे पास नहीं, मतलब इतिहासकारों के पास जिनका काम इतिहास की रिसर्च करना है, अब तक जो सोर्स मिले हैं उसमें पहला जौहर का उदाहरण यहीं पे मिला है। उससे पहले भी हुआ होगा, बट उसका कहीं पे कोई बुक या किसी भी कोई प्रूफ नहीं मिला कि हाँ पे यहाँ पे हुआ। अगर प्रूफ मिल गया फिर वो हो जाएगा पहला, क्योंकि भाई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो जब तक जितनी चीज़ का आज हमें पता है वो सही मान के चलते हैं फैक्ट। तो पहली घटना यहीं पे मानी जाती है अभी के हिसाब से, आज तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ जरूरी है कि कब हुआ, 20 जून 712 को दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच, ठीक है। उसके बाद उनकी रानी कुछ टाइम तक हमले को सामना करती है मोहम्मद बिन कासिम का। जब उसको लगता है मैं हार जाऊंगी तो जौहर कर लेती है। जौहर होता है क्या है, जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ। जब हिंदू रानी को ये लगता है कि हम हार रहे हैं, हमारे पति की मृत्यु हो गई है लड़ाई में, तो क्योंकि ये जो आक्रमणकारी थे ये महिलाओं के साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे, उनका रेप तक भी करते थे, ठीक है। तो इनको लगता था कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो ये हमारा रेप कर देंगे, ठीक है। अब ये अपनी इज्जत या अपनी रिस्पेक्ट के लिए ये आग में कूद जाती थी जिंदा ही, ठीक है। मतलब आग का वो बना के गोरा एक साथ उसमें कूद जाती थी। इसको ही जौहर कहते हैं कि हम उनके हाथ नहीं आएंगे, उससे पहले अपने शरीर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, कि अपनी बॉडी को हाथ नहीं लगवाने देंगे। तो यहीं पे जौहर की पहली घटना मिलती है। ये वाला भी हमारा हो जाता है अरोर का भी, ठीक, सॉरी इसका रावर का, ठीक है। 4 हमले हमारे हो चुके हैं। 5वां हमारा बैठता है ब्राह्मणाबाद का। ये भी एक बहुत ज़रूरी लड़ाई है, ठीक है। अब देखते हैं ब्राह्मणाबाद की लड़ाई 5वीं, ठीक है। रावर अभियान के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी हमारी ब्राह्मणाबाद की है, ठीक है। इनको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ तक हो गया ही होगा, तो 5वें नंबर पे हम यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर इधर जगह कम है। तो 5वीं है हमारी ब्राह्मणाबाद की लड़ाई या अभियान कह देंगे जिसे हम। किसके अभियान है? सारे मोहम्मद बिन कासिम के, पहले लिखा हुआ है ब्राह्मणाबाद अभियान। देखो हो सकता है मेरी राइटिंग कभी समझ में ना आए, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी। इसलिए फिर भी मैं बोलता रहता हूँ ताकि आप लोग समझ लो। लिखा हुआ कभी समझ ना आए तो बोलने से आपको उसको लिंक कर जाओगी क्या कहा है, ठीक है। ये जो ब्राह्मणाबाद है यहाँ पे देखो, रावर तक हो गया, ये ब्राह्मणाबाद की साइड गया। ब्राह्मणाबाद पे जो लड़ाई होती है, पहले तो देखते ब्राह्मणाबाद पे किसका राज था, ठीक है। यहाँ पे दाहिर का एक लड़का था, दाहिर का पुत्र, जिसका नाम था जयसिंह। जयसिंह यहाँ का शासक था, वो ही देखता था यहाँ पे सारा काम, ठीक है। तो लड़ाई जयसिंह के साथ होगी। किस किस की? मोहम्मद बिन कासिम वर्सेज जयसिंह। ये बहुत भयंकर लड़ाई होती है। ये लड़ाई रावर की लड़ाई से भी ज़्यादा भीषण होती है, मतलब दोनों तरफ अच्छी खासी तकड़ी टक्कर थी। क्यों थी टक्कर? क्योंकि जयसिंह क्या है, उसका लड़का है। हो सकता है अगर ये सिद्ध का आक्रमण ना होता तो दाहिर के बाद वही अगला राजा बनता। कहा जाता है कि यहाँ पे लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। 20,000 लोग मारे गए। ऐसा नहीं कि सिंध के मारे गए, मतलब दोनों साइड के मिला के लगभग 20,000 के इतना भीषण युद्ध हुआ था। 20,000 लोग ही खत्म हो गए थे कि एक दूसरे से लड़ते, कुछ मोहम्मद बिन कासिम साइड के, कुछ इस साइड के। जब जयसिंह को लगता है कि मैं हार रहा हूँ, जयसिंह अपनी राजधानी छोड़ के भाग जाता है। ये मारा नहीं जाता है, भाग जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम आराम से इस पर क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। एक चीज़ और याद रखने की है इसमें कि जब ये भाग जाता है, एक तो उसकी रानी थी, रानी बाई जो जौहर का पालन करती है, एक दूसरी रानी थी, विधवा हो चुकी थी वो भी, दाहिर की दूसरी रानी थी एक और, सेकंड विधवा हो चुकी थी, विधवा लिख देता हूं मैं, सेकंड विधवा रानी, उसका नाम था लाड देवी।
लाड देवी इसके साथ दाहिर की, ये तो होगी विधवा रानी, दाहिर की 2 पुत्रियां थी, पुत्री यानी कि जयसिंह की बहन। एक का नाम था सूर्या देवी, दूसरी का नाम था परमल देवी। परमल देवी मतलब 2 बहनें और एक इनकी दूसरी रानी, इनको बंदी बना लिया जाता है, इनको बना लिया जाता है बंदी। क्लियर? इस पे इनका अधिकार हो गया, ये भी खत्म। छठे नंबर पे आते हैं आरोर। आरोर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। आरोर इनकी राजधानी थी, इसलिए याद रखना जरूरी है कि किसके बाद आरोर का अभियान हुआ था। आरोर का छोटा सा ही यहीं पे मैं लिख देता हूँ, फिर लास्ट अपनी मुल्तान विजय लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको बात वही है कि आरोर में भी बस ये याद रखना, आरोर जो राजधानी थी यहाँ पे भी दाहिर के एक दूसरे पुत्र का शासन था, दाहिर का अन्य पुत्र। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अन्य पुत्र था, उन्हें भी थोड़ा बहुत सामना किया, वो भी मारा गया। यहाँ पे भी आरोर पे भी कहाँ है आरोर, ये रहा, इस पे इसका अधिकार हो गया मोहम्मद बिन कासिम का। अब आरोर कहाँ है? यहाँ पे होने के बाद ये उत्तर की तरफ बढ़ता है, सबसे लास्ट में इसका होता है मुल्तान का विजय। मुल्तान विजय, इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना, एमबीके ने, मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है मुल्तान के बारे में, मुल्तान से इन्हें इतना सोना मिला, सोना प्राप्त हुआ खूब, तो इन्होंने खुश हो गए। इस शहर का नाम स्वर्ण नगरी रख दिया था। स्वर्ण का मतलब ही सोना होता है कि भाई ये तो सोने की नगरी है, स्वर्ण नगरी इसका नाम रख दिया, किसका? मुल्तान का। क्लियर? यहाँ तक ही साथ के साथ इसके अभियान हो गए। कौन कौन से अभियान थे? पहला अभियान था देवल बंदर का, ठीक है। दूसरा अभियान था हमारा नीरून का, तीसरा सहबान, चौथा रावर, ठीक है। पांचवा हमारा ब्राह्मणाबाद, छठा आरोर, सातवां मुल्तान। ठीक है, ये जरूरी है ना सीरीज में याद रखना कौन से के बाद कौन सा हुआ है। ऐसे जरूरी जो चीजें हैं अभियान की मैंने बता दी हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब इसका यहाँ तक कब्जा हो गया लगभग सारे सिंध पे, तो मोहम्मद बिन कासिम सोचता है मैं भारत के और किसी हिस्से की, बाकी हिस्से की तरफ भी ट्राई करता हूँ जाने की, और भी हिस्से को मैं जीतूंगा। ठीक है, कि ट्राई कर लेते हैं, इतना तो जीत लिया है, बाकी भी जीत लेते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अबू हकीम नाम का एक आदमी था, अबू हकीम के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजी। कहाँ पे? कन्नौज की तरफ। कन्नौज कहाँ है? इधर की साइड भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, सेना, क्योंकि कन्नौज उस टाइम बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम पुराना इतिहास पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। पालवंश, गुर्जर प्रतिहार, पालवंश था बंगाल का, गुर्जर प्रतिहार और शायद राष्ट्रकूटों के। पालवंश तो पक्का है बंगाल का, और गुर्जर प्रतिहार भी पक्का है। तीसरा मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, शायद राष्ट्रकूट ही थे, कंफर्म नहीं हूँ इसके लिए, क्योंकि कन्नौज बहुत केंद्र शक्ति था। उत्तर भारत को अगर जीतना है तो कन्नौज का एरिया जीतना जरूरी था। तो ये सेना कन्नौज की साइड भेजता है, असफल हो जाता है। इतना भी ईजी नहीं था सिंध पे ही जीतने के लिए, इनको इतना कुछ करना पड़ा था। ठीक है, इतना इजीली नहीं जीत पा रहे थे, जहाँ तो सिर्फ एक ही राजा था। तो ये है कि ट्राई किया था इसने, बट काम नहीं हो पाया। थोड़े टाइम में इसकी हो जाती है डेथ। ठीक है, एक चीज़ ये देखते हैं बस इसमें कि इसके बाद क्या स्थिति होती है। इसका भेज तो दी थी इसने सेना, और बस ये याद रखना इसमें सेना कौन सी थी, वो अश्वरोही सेना थी, मतलब घोड़े वाली सेना, घुड़सवारों को इसने भेजा था। ठीक है, अब जल्दी इसकी मौत हो जाती है, एक कुछ समय बाद ही, थोड़े ही, में एक एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, और वो जरूरी भी नहीं, मतलब मोहम्मद कासिम की मृत्यु को भी वो नहीं आता है, मतलब ज़्यादा नहीं वो जी पाता है कि वो भारत के बाकी एरिया को जीतता, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। अगर जिंदा रहता तो शायद और भी कुछ करता हो, जैसे पहले कन्नौज पे भेजा, अभी कुछ समय बाद फिर भेजता। सिंध को जीतने के लिए भी तो इन्होंने इतने करे थे, पहले उबैदुल्ला, फिर बुदैल, फिर बाद में गया, और उससे पहले भी कई आक्रमण हुए थे, धीरे धीरे करते, बट ये मर गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद क्या स्थिति बनती है, उसको तो यहीं पे कर लेते हैं। अब मैप को हटा ही देता हूँ, इधर मैप की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ही टॉपिक है ये,
MB के मतलब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद की स्थिति। ठीक है, कि क्या कंडीशन बनी फिर यहाँ पे सिंध के एरिया में। जब मैंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन कासिम जिंदा रहता तो शायद और भी एरिया को जीतता। इसके बाद भारत विजय की जो अभियान है वो शिथिल पड़ जाता है। भारत विजय अभियान शिथिल की जगह में नॉर्मल भाषा में लिख रहा हूँ ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा उसके बाद साहसी दिलेर सेनापति कह लो या फिर लड़ाकू कह लो नहीं आया। ठीक है, इसलिए इनका अभियान ठंडा पड़ जाता है। आगे फिर भारत विजय नहीं हो पाती है कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। ठीक है, फिर एक होता है एक 724 से 43 के टाइम में खलीफा था, उसका नाम था हिशाम। ठीक है, उसको यहाँ पे खलीफा हिशाम लिख देता हूँ मैं। एक खलीफा का नाम था हिशाम, उसका टाइम था 724 से 43। जैसे यहाँ पे वो था ना हमारा अल-वाजिद, इसे एक खलीफा आता है, खलीफा का टाइम था 724 से 43 के टाइम पे। उस टाइम पे जो सिंध का एरिया था यही इनका नाम जीत लिया था। यहाँ पे इन्होंने जो गवर्नर बना रखा था वो जुनैद को बना रखा था। सिंध के एरिया में जुनैद गवर्नर था। भाई किसी को तो जब एरिया जीत लिया किसी को तो बनाए नहीं ना। पहले तो मोहम्मद बिन कासिम जीतते ही बन गया था। मैंने गवर्नर बताई, सेना का सब कुछ प्रमुख होता है, तो जुनैद था। जुनैद ने कुछ अभियान किए थे, मतलब पहले तो मोहम्मद बिन कासिम ने ट्राई किया, वो तो मर गया। कुछ समय बाद जुनैद ने थोड़े बहुत अभियान किए, ट्राई किया भारत पर आक्रमण का, पर सफल नहीं हो पाया। 3-4 बार ट्राई किया उसने, सफल नहीं हो पाया। यहाँ तक के रखना है। हाँ, शायद मोहम्मद बिन कासिम जिंदा रहता तो हो सकता था। ठीक है, उसके बाद बस ये ध्यान रखना, एक जुनैद था उसने ट्राई किया था। इसके जाने के बाद भी जो सिंध का एरिया है लगभग फिर से इंडिपेंडेंट होने लगा था। सिर्फ 1-2 छोटी छोटी जगह थी जिन पे इनका कंट्रोल रह गया था। ठीक है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं रहा था इनका, थोड़ा बहुत ही इनका रह गया था। जैसे कि मुल्तान, एक तो मुल्तान के एरिया इनके कंट्रोल में था, और एक ये आपका देवल बंदरगाह का एरिया इनके कंट्रोल में था, क्योंकि देवल तो छोड़ते ही नहीं थे, वो तो जरूरी था, और थोड़ा बहुत मुल्तान। ठीक है, मुल्तान भी अच्छा खासा समृद्ध था। बाकी धीरे